नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हैनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने हैनी भारत चैनल पर दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों अभी तक दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों हिस्ट्री के दोस्तों करीबन 23 क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सोल्यूशन कर लिया था। दोस्तों हमने विद्यार्थियों की डिमांड पर दोस्तों इसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान और दोस्तों राज्य व्यवस्था की क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों श्रृंखला शुरू की है, जो आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम करवाए गए थे। दोस्तों करीबन हम दोस्तों 70 से 80 दोस्तों जो पेपर है हमारे पास दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों संविधान के उनके दोस्तों क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और याद रखना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। विश्वास कीजिए दोस्तों आप के हमने हैनी भारत चैनल पर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, हम इससे पहले दोस्तों करीबन दोस्तों 3 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित थे, जो आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे। और इससे पहले दोस्तों हम 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो 4थे नंबर का दोस्तों जो पेपर है जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का। दोस्तों आप लोगों को पता है, जूनियर लीगल दोस्तों ऑफिसर का दोस्तों जो पेपर हुआ था 2019 में, हम इसका दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें दोस्तों हमने करीबन दोस्तों 13 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था। और ये आज हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 2 रहने वाला है और वीडियो नंबर रहने वाला है दोस्तों 8वां नंबर का वीडियो है। दोस्तों अगर आपने दोस्तों हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाकर नहीं देखी तो देखिएगा दोस्तों, और समाजशास्त्र की दोस्तों वीडियो प्लेलिस्ट भी जाकर जरूर देखे। एक भी क्वेश्चन दोस्तों समाजशास्त्र का बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो 2nd ग्रेड की वैकेंसी हो, 1st ग्रेड हो दोस्तों, चाहे दोस्तों वो दोस्तों नेट जेआरएफ कोई क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री की श्रृंखला दोस्तों बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों आप हमारा इससे पार्ट 1 जाकर जरूर देखें दोस्तों, जूनियर लीगल ऑफिसर का। दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों हैनी भारत के दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिए दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपको एग्जामों में, और बाद में हम दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों पहले आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ताकि दोस्तों आपको दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार क्वालिटी में जरूर नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के अंत तक जरूर रहेगा। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी। दोस्तों हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों जो स्थापना हुई थी, हमारा जिसे हम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हम इससे पहले दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो संविधान के भाग 5 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 124 से दोस्तों अनुच्छेद 146 तक इसकी स्थापना का प्रावधान, गठन और शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके थे, इससे पहला वाला पार्ट 1 आप जरूर देखें। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू देखने को आपको एग्जामों में मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट दोस्तों जो एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी हो, कोई से भी स्टेट का दोस्तों, कोई सा भी पर्सन क्यों ना हो दोस्तों, एकदम क्वेश्चन यहाँ से हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों वही बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। बात करते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहली बार दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों 1773 का दोस्तों जो एक एक्ट लाया गया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसका नाम है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों जो रेगुलेटिंग दोस्तों जो एक्ट था दोस्तों 1773 में, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की यानी कि दोस्तों जिसे हम एससी बोलते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। याद रखना दोस्तों, सर्वप्रथम यानी कि पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। दोस्तों प्रावधान करना अलग होता है और गठन किया गया अलग होता है। अब देखो प्रावधान जो कर दिया है 1773 के एक्ट में, लेकिन गठन कब हुआ, बात करते हैं दोस्तों 1774 की, उसी के जस्ट अगले साल दोस्तों 1774 में। तो दोस्तों 1774 में दोस्तों पहली बार का मतलब समझ रहे दोस्तों, संपूर्ण भारत में दोस्तों पहली बार दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है दोस्तों कलकत्ता में। आप जानते हो दोस्तों 1774 में दोस्तों पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों कलकत्ता में। कहां पर हुई थी दोस्तों, कलकत्ता में स्थापना हुई थी। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, 1774 में हुई थी। दोस्तों इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों 1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उस समय अन्य न्यायाधीश कौन कौन हुआ करते थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों उस समय दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी कि दोस्तों कुल 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। 1774 में दोस्तों जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। तो पहली बार कौन कौन बने थे दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि
पहली बार और अंतिम बार वाला क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। पता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों 1774 में, वो बने थे दोस्तों लॉर्ड इम्पे। कौन बने थे दोस्तों? लॉर्ड इम्पे। अब लॉर्ड इम्पे की दोस्तों सहायता के लिए दोस्तों 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। कितने बनाए गए दोस्तों? 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, एक मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे बने और 3 अन्य दोस्तों जो न्यायाधीश थे वो कौन कौन थे दोस्तों बात करेंगे दोस्तों। नंबर 1 आते हैं दोस्तों हाइड। याद रखना दोस्तों, हाइड नाम के व्यक्ति को दोस्तों अन्य न्यायाधीश के रूप में अन्य एक न्यायाधीश बनाया गया था। दूसरे आते हैं दोस्तों लिमेस्टर। क्या नाम है दोस्तों? लिमेस्टर। और लिमेस्टर के बाद में दोस्तों जो तीसरा व्यक्ति था वो था दोस्तों चेम्बर्स। क्या नाम है दोस्तों? चेम्बर्स। तो ये दोस्तों 3 न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों लॉर्ड इम्पे के अलावा। तो लॉर्ड इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों हाइड, लिमेस्टर और लेम्बर्ज। दोस्तों कौन दोस्तों? लेम्बर्ज। इन दोस्तों इनको एक रखने की दोस्तों ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों, आने वाले समय में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इनको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों इम्पे इलिची। क्या नाम है दोस्तों? इम्पे हचीसी। तो दोस्तों जो इम्पे अचेली है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों जो इम्पे था वो एक हटेली इंसान था दोस्तों। हटेली जानते हो दोस्तों, जिसे हम अचेली बोलते, क्या बोलते दोस्तों? हचेली। है नहीं दोस्तों हाइड, चे यानी दोस्तों चेम्बर्स और ली यानी दोस्तों लिमेस्टर। इम्पे हचेली, है यानी दोस्तों हाइड, चे यानी दोस्तों चेम्बर्स और ली यानी दोस्तों लिमेस्टर। तो इम्पे हचेली था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, याद रखना बहुत शानदार है। तो दोस्तों इन ट्रिकों को दोस्तों आप बार बार याद कीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएंगी दोस्तों। बाद में दोस्तों आप लोगों को पता है जिसे 1774 में दोस्तों पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चलता रहा। बाद में आप लोगों को पता है दोस्तों जब दोस्तों संवैधानिक विकास की दोस्तों बात हो रही थी तो सन 1935 में भारत सरकार एक्ट के द्वारा दोस्तों दिल्ली में दोस्तों संघीय न्यायालय की, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था दोस्तों सन 1935 के एक्ट में। तो सन 1935 के एक्ट में दोस्तों संघीय न्यायालय जिसे दोस्तों फेडरल कोर्ट कहा जाता है इंग्लिश में दोस्तों, याद रखना दोस्तों क्या कहा जाता है? फेडरल कोर्ट। इंग्लिश में भी दोस्तों आप लोगों को दिया जा सकता है फेडरल कोर्ट। तो दोस्तों इंग्लिश में भी ये शब्द बार बार में प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों। संघीय न्यायालय जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया दोस्तों। यहाँ भी प्रावधान किया जा रहा है किस अधिनियम में दोस्तों? सन 1935 का दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों, उसमें दोस्तों संघीय न्यायालय यानी कि दोस्तों फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी। अब दोस्तों स्थापना की बात कह दी गई सन 1935 के एक्ट में, लेकिन स्थापना कब हुई दोस्तों? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये तिथि आती है दोस्तों 1 अक्टूबर सन 1937 की। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा सभी के द्वारा पूछे जा चुके हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना। 1 अक्टूबर सन 1937 को दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना होती है दोस्तों। कहाँ होती है दोस्तों? दिल्ली में। तो दोस्तों 1 अक्टूबर सन 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों, दिल्ली में होती है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब संघीय न्यायालय की स्थापना यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों दिल्ली में होती है, तब इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं तथा अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे, ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना। अब बात करेंगे दोस्तों कि हमने बात की थी 1774 में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा दोस्तों 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि कुल मिलाकर 4 थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 3 होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर कितने थे दोस्तों? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य 2 न्यायाधीश हुआ करते थे संघीय न्यायालय में। तो दोस्तों जो एक मुख्य न्यायाधीश बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने संघीय न्यायालय के? वो बने थे दोस्तों मॉरिस गवेयर। कौन बने थे दोस्तों? मॉरिस गवेयर। तो दोस्तों जो मॉरिस गवेयर थे दोस्तों ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने संघीय न्यायालय के। इस समय दोस्तों इनके सहयोगी 2 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे दोस्तों, याद रखना। तो इनके दोस्तों जो 2 अन्य सहयोगी दोस्तों जो न्यायाधीश थे, शाह मोहम्मद सुलेमान। याद रखना दोस्तों, शाह मोहम्मद सुलेमान दोस्तों पहला न्यायाधीश था दोस्तों जो मॉरिस गवेयर के साथ में दोस्तों न्यायाधीश बना था। तो दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे दोस्तों संघीय न्यायालय में, और दूसरे अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे दोस्तों M.R. जयंकर। क्या नाम है दोस्तों? M.R. जयंकर। दोस्तों हम M.R. जयंकर के बारे में दोस्तों आप लोगों को हिस्ट्री में बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, आप हमारी हिस्ट्री की दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर जाकर देखें। ठीक है दोस्तों, यही भी क्वेश्चन बन ही जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों आप एनी बार चैनल पर। अब बात होती है दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक बार श्रृंखला में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में कि दोस्तों जब हमारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई सन 1937 में, तब से लगाकर सन 1950 तक दोस्तों जो ये संघीय न्यायालय था इसमें कुल कितने मुख्य न्यायाधीश रहे थे और कौन कौन रहे थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बना हुआ है दोस्तों कि कार्यवाहक दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन बना था संघीय न्यायालय में, इंपोर्टेंट याद रखना। तो दोस्तों उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पता है दोस्तों
कि 1 अक्टूबर सन 1936 को दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें दोस्तों कुल 4 मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों सन 1950 तक, यानी कि सन 1937 में स्थापना हुई फेडरल कोर्ट की और सन 1950 तक दोस्तों ये फेडरल कोर्ट बटा। जिसके बाद में दोस्तों आप लोगों को बताया हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ चुका था दोस्तों 28 जनवरी 1950 को। तब तक दोस्तों इसमें दोस्तों 4 मुख्य न्यायाधीश बने थे। पहले कौन बने थे हमने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो मॉरिस गवेयर थे दोस्तों ये 1 अक्टूबर सन 1937 को संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों इनके बाद में, वो व्यक्ति थे दोस्तों श्रीनिवास वरदाचार्य। याद रखना दोस्तों यह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे दोस्तों संघीय न्यायालय के। याद रखना दोस्तों संघीय न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे दोस्तों, श्रीनिवास वरदाचार्य। इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कार्यवाहक कौन थे दोस्तों, श्रीनिवास वरदाचार्य, जो कि दूसरे नंबर के थे। तीसरे नंबर के दोस्तों वो बने थे दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों पैट्रिक स्पेंस। क्या नाम है दोस्तों, पैट्रिक स्पेंस दोस्तों संघीय न्यायालय के दोस्तों तीसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों। कौन बने थे दोस्तों, पैट्रिक स्पेंस। और चौथे नंबर के बने थे दोस्तों आप जानते हो H.J. कानिया, जिनका नाम आता है दोस्तों हीरालाल जयकुंतदास कानिया। तो हीरालाल जयकुंतदास दोस्तों जो कानिया थे दोस्तों ये संघीय न्यायालय के दोस्तों अंतिम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया 28 जनवरी सन 1950 को, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों कौन, H.J. कानिया। तो तीनों बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए दोस्तों। जब कलकत्ता में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों लॉर्ड इम्पे। सन 1937 की बात करें तो संघीय न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों, मॉरिस गवेयर। जबकि दोस्तों जैसे भारत आजाद होता है तो दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ जाता है 28 जनवरी सन 1950 को। तब इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों H.J. कानिया, हीरालाल जयकुंतदास कानिया। ठीक है दोस्तों इनकी ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों आप। दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होगा कि संघीय न्यायालय में दोस्तों 4 मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे। दोस्तों ट्रिक है मॉरिस वर्दा ने, किसने दोस्तों, मॉरिस वर्दा ने स्पेस दिया कानिया को। क्या दिया दोस्तों, स्पेस। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो मॉरिस वर्दा था ना दोस्तों, मॉरिस वर्दा ने दोस्तों स्पेस दिया कानिया को। किसको दिया दोस्तों, कानिया को। तो दोस्तों मॉरिस का मतलब हो जाएगा दोस्तों मॉरिस गवेयर, वर्दा का मतलब दोस्तों श्री वरदाचार्य जो कि दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, और स्पेस का मतलब है दोस्तों पैट्रिक स्पेंस, और कानिया का मतलब है दोस्तों H.J. कानिया जो कि दोस्तों अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे संघीय न्यायालय के और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, याद रखना। तो मॉरिस वर्दा ने स्पेस दिया था दोस्तों कानिया को। किसको दिया था दोस्तों, कानिया को। तो याद रखना दोस्तों ये हमारा प्रश्न था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन 14 नंबर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइए। इसी तरह की दोस्तों शानदार जानकारी हम आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आने वाले समय में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद क, दोस्तों हमारा दोस्तों जो संविधान है दोस्तों उसमें अनुच्छेद 21 दोस्तों 21 क है दोस्तों। अनुच्छेद 21 अलग है दोस्तों और अनुच्छेद दोस्तों 21 क अलग है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 क का क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 क के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में समाहित किया गया, यानी कि ऐसा कौन सा प्रावधान था दोस्तों जो मूल कर्तव्य में समाहित किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर दोस्तों जो एग्जाम हुआ था 2019 का उसमें पूछा गया था, और ये हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके थे। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 क में दोस्तों जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कौन सा समाहित किया गया दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 51 क ट। क्या नाम है दोस्तों, कट। दोस्तों यहाँ पर हिंदी में दिया गया था, इसकी इंग्लिश टर्म जरूर देख लेना दोस्तों। अनुच्छेद 51 यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 51 क यानी कि दोस्तों ए, और इसका ए का जोड़ा गया था दोस्तों क नंबर का। कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों, के नंबर का जोड़ा गया था दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों जो कि 11वां मूल कर्तव्य था। कौन सा मूल कर्तव्य था दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य था दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों आपके लोगों से उन मूल कर्तव्यों की दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। कि अनुच्छेद 51 ए का दोस्तों जो 51 ए दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य है दोस्तों भाग 4 कम है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों, भाग 4 कम है दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए में है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो जोड़ा गया था वो क वाला जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 की दोस्तों धारा 4 के द्वारा। दोस्तों धारा भी याद रखनी दोस्तों कि 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा दोस्तों जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वह उसकी दोस्तों धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों 86वें संविधान संशोधन की किस धारा के द्वारा दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। तो धारा 4 याद रखनी दोस्तों, याद रखना।
अब हम बात करेंगे दोस्तों मूल कर्तव्य की बात हुई, लेकिन दोस्तों इस मूल कर्तव्य में है क्या दोस्तों, आखिर ऐसा क्या जोड़ा गया दोस्तों 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा, जिसकी धारा 4 के द्वारा क्या जोड़ा गया दोस्तों, अनुच्छेद 51A के दोस्तों क नंबर का दोस्तों जो जोड़ा गया दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक, दोस्तों अभिभावक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उनके दोस्तों जो माता पिता होता है या उनको दोस्तों जो संरक्षक होते हैं, प्रतिपालक होते हैं, उनको अभिभावक कहा जाता है। तो दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो आपको अंडरलाइन करने हैं दोस्तों, मैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभिभावक के बाद में दोस्तों जो शब्द आएगा वो आएगा दोस्तों अथवा शब्द। याद रखना दोस्तों, हमारे मूल कर्तव्य में सेम टू सेम ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है अभिभावक, और अभिभावक के बाद में आ रहा है दोस्तों अथवा शब्द। अथवा के बाद में आएगा दोस्तों संरक्षक, क्या आएगा दोस्तों, अथवा संरक्षक। तो अभिभावक अथवा संरक्षक, या इंपोर्टेंट शब्द याद रखना दोस्तों या, और या के बाद में आएगा दोस्तों प्रतिपालक, क्या आएगा दोस्तों, प्रतिपालक। दोस्तों शब्द ऐसे के ऐसे ही पूछे गए थे दोस्तों एग्जाम में, क्रम दोस्तों याद रखना है दोस्तों, अभिभावक आएगा, अभिभावक के बाद में अथवा शब्द आएगा, अथवा के बाद में दोस्तों संरक्षक आएगा, और संरक्षक के बाद में या शब्द आएगा, और या के बाद में दोस्तों प्रतिपालक। जैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो दोस्तों गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो दोस्तों बेरोजगार हो, दोस्तों कोई सी भी स्थिति में दोस्तों उनके माता पिता कोई सी भी स्थिति में हो, उनको दोस्तों शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। किसके अवसर प्रदान करेंगे दोस्तों, शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे दोस्तों। ऐसा किसमें लिखित है दोस्तों, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 51A के क में उल्लेखित किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अभिभावक अथवा संरक्षक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, अथवा शब्द को और या शब्द को, अथवा और या शब्द, अभिभावक संरक्षक प्रतिपालक, क्रमशः दोस्तों याद रखना, जैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो दोस्तों कोई सी भी स्थिति में हो, चाहे वो दोस्तों जेल में हो, चाहे वो दोस्तों परिवार में हो, चाहे वो दोस्तों खेत का काम कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो बेरोजगार हो, किसी भी स्थिति में हो दोस्तों, उन बच्चों को, किन बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के दोस्तों जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ऐसा उल्लेखित किया गया दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हुई दोस्तों मूल कर्तव्य की, दोस्तों उन मूल कर्तव्य की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछा गया था। आप लोगों को पता है दोस्तों मूल कर्तव्य दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों देवकांत बरुआ, जिन्हें हम दोस्तों डीके बरुआ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आपको पता है दोस्तों सन 1980 के दशक में दोस्तों भारतीय दोस्तों जो राष्ट्रीय दोस्तों जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों देवकांत बरुआ। कौन दोस्तों, देवकांत बरुआ। तो दोस्तों जो देवकांत दोस्तों जो बरुआ थे, इन्होंने दोस्तों 26 फरवरी सन 1976 को, अब आप जानते हो दोस्तों 26 फरवरी सन 1976 का दोस्तों वो समय दोस्तों जब भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है। इंदिरा गांधी ने दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था दोस्तों। तो बात हो रही है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की। 26 फरवरी सन 1976 को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों जो अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों देवकांत बरुआ ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक व्यक्ति है दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह की दोस्तों अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति का गठन किया दोस्तों, जिसे दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों समिति का गठन कब किया है दोस्तों, 26 फरवरी सन 1976 को किया था दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में किया था। किसने किया था, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, उस समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ, जिन्हें दोस्तों डीके बरुआ भी कहते हैं। तो इन्होंने दोस्तों 26 फरवरी सन 1976 को इस समिति की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों जो सरदार सिंह दोस्तों जो स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों, इसमें दोस्तों कुल 12 सदस्य हुआ करते थे। मैंने कहा दोस्तों कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, 12, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और दोस्तों 11 अन्य सदस्य थे दोस्तों, यानी कि 1+11 की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ से क्या बात हो रही है, तो मैंने आप लोगों को दोस्तों अभी हाल ही में बताया कि आपातकाल के दौरान इस समिति का गठन किया गया था। ये भी इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है सन 1975 में दोस्तों आपातकाल घोषित कर दिया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो आपातकाल के दौरान गठित की गई थी, इसमें एक अध्यक्ष प्लस 11 सदस्य हुआ करते थे, इनकी दोस्तों कुल सदस्य कितने हो गए दोस्तों, 12। इसमें दोस्तों याद रखना दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो अध्यक्ष है वो सरदार स्वर्ण सिंह है, और दोस्तों जो 11 सदस्य है ना दोस्तों, इनमें दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों सदस्य सचिव भी था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में दोस्तों जो सदस्य सचिव बना था वो कौन था। तो दोस्तों 11 सदस्यों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो यहाँ से पूछे जा चुके हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। वह दोस्तों
कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में दोस्तों सदस्य सचिव कौन था, यानी कि दोस्तों सेक्रेटरी कौन बना था दोस्तों, वह दो बने थे दोस्तों AR अंतुल्य। क्या बने थे दोस्तों, AR अंतुल्य भी बने थे दोस्तों। जबकि आप लोगों को पता है यही क्वेश्चन दोस्तों 2018 के दोस्तों जो RS का एग्जाम हुआ था वहां पर से पूछा जा चुका है कि सरदार सिंह स्वर्ण समिति में दोस्तों सदस्य कौन कौन थे। तो 3 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए गए थे, AR अंतुल्य ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों, SS रे भी दिया गया था दोस्तों, और CM स्टीफन भी दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन में दिए गए थे। तो 3 सदस्य आप लोगों को दिए गए थे, चौथा ऑप्शन गलत था दोस्तों। उन 3 सदस्यों की चर्चा हमने कर ली जो RS एग्जाम में पूछे गए थे। AR अंतुल्य पूछा जा चुका है दोस्तों, SS रे भी पूछा जा चुका है, और CM स्टीफन भी पूछा जा चुका है। ये तो हुआ दोस्तों RS एग्जाम की बात। इसके अलावा दोस्तों कुछ 4 सदस्य और थे दोस्तों एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। उनका नाम है दोस्तों HR गोखले और रजनी पटेल। तो दोस्तों HR गोखले और दोस्तों जो रजनी पटेल है दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 व्यक्ति और बचे हैं जो पूछे जा चुके हैं, वह थे दोस्तों VN गाडगिल और दोस्तों DP सिंह। तो दोस्तों उन सभी 11 सदस्यों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको पता है दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों सदस्य पूछे जा चुके हैं, 4 सदस्य और बचते हैं, वो भी दोस्तों कभी न कभी एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। तो दोस्तों AR अंतुल्य, SS रे, CM स्टीफन, HR गोखले और रजनी पटेल का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। DP सिंह और दोस्तों VN गाडगिल का क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों DP सिंह और दोस्तों DC गोस्वामी, क्या नाम है दोस्तों, DC गोस्वामी, HN मुखर्जी दोस्तों, HN मुखर्जी, सॉरी दोस्तों VN मुखर्जी होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, VN मुखर्जी, VN गाडगिल और दोस्तों VA सैयद मोहम्मद। क्या नाम है दोस्तों, VA सैयद मोहम्मद और दोस्तों VN गाडगिल, VN मुखर्जी और VV साटे। तो दोस्तों ये 4 तो दोस्तों जिनका नाम V पे आ रहा है तो दोस्तों इसे 4V के नाम से याद रखेंगे, और 2 का नाम दोस्तों D पे आ रहा है तो इसे 2D के नाम से याद रखेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, जो सरदार सिंह स्वर्ण समिति में दोस्तों जो सदस्य हुआ करते थे उनकी ट्रिक है दोस्तों आप लोगों के सामने। बहुत जबरदस्त है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से 3 बार एग्जाम में दोस्तों आ चुका है दोस्तों सदस्यों का, जो RPSC पूछ चुकी है। बात करेंगे दोस्तों ट्रिक की दोस्तों, देखें तो दोस्तों अंतुल्य रे ने दोस्तों ट्रिक बहुत शानदार है दोस्तों। अंतुल रे ने गोखले पटेल से, हमारे दोस्तों जो गोखले पटेल हुआ करते थे उनसे, किसने दोस्तों, अंतुल रे ने। तो अंतुल रे ने गोखले पटेल से दोस्तों 2,4-D का, किसका दोस्तों, 2,4-D दोस्तों आप जानते हो दोस्तों 2,4-D क्या है दोस्तों, एक खरपतवार नाशक आती है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों क्या आती है दोस्तों, खरपतवार नाशक, जिसे दोस्तों हम खेतों में दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो कचरा होता है उसके लिए छिड़काव करते हैं। तो 2D4V दोस्तों, तो 2D4V, तो जिसे हम 2,4-D कहते थे दोस्तों पहले तो, लेकिन हम यहाँ पर अलग कर दिया है 2D4V। तो दोस्तों 2D4V का स्वर्ण लिया था CM से, किससे लिया था दोस्तों, स्वर्ण लिया CM से। तो ये ट्रिक है दोस्तों। तो अंतुल रे ने गोखले पटेल से 2D4V का स्वर्ण लिया CM से। अब देखते हैं दोस्तों अंतुल का मतलब होगा दोस्तों AR अंतुल्य दोस्तों, रे का मतलब होगा दोस्तों SS रे दोस्तों, गोखले का होगा दोस्तों HR गोखले, और पटेल का तो होगा दोस्तों रजनी पटेल। 2D का तो होगा दोस्तों DP सिंह और DC गोस्वामी, और 4V का मतलब है दोस्तों V 4 बार आएगा, VN मुखर्जी, VN गाडगिल, VA सैयद मोहम्मद और VV साटे, और दोस्तों CM का मतलब होगा दोस्तों CM स्टीफन। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों जो स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों, इसने कुल 8 मूल कर्तव्य बताए थे दोस्तों। याद रखना दोस्तों कितने मूल कर्तव्य बताए दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य दिए थे दोस्तों गवर्नमेंट को। तो हमारी सरकार ने दोस्तों इन 8 दोस्तों जो मूल कर्तव्य सुझाए दोस्तों, किसने सुझाए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाए दोस्तों। जिनमें से दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो गवर्नमेंट हुआ करती थी दोस्तों उस समय, उसने दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को दोस्तों, कितने मूल कर्तव्यों को दोस्तों, 10 मूल कर्तव्यों को दोस्तों 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा दोस्तों जोड़े गए थे। जबकि आप जानते हैं दोस्तों जो मूल कर्तव्य दोस्तों ये कहाँ से लिए गए थे दोस्तों, ये रूस से लिए गए थे। कहाँ से लिए थे दोस्तों, हमने रूस से ग्रहण किए थे। अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, कि दोस्तों जो सरदार स्वर्ण सिंह थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो ये 8 मूल कर्तव्य बताए थे, इनमें से 7 मूल कर्तव्य थे दोस्तों सरकार ने वैसे के वैसे ही ले लिए थे। लेकिन एक नंबर था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कर अदायगी का मूल कर्तव्य। कर अदायगी का दोस्तों जो मूल कर्तव्य ना दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया था। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, ऐसा मूल कर्तव्य दोस्तों जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो सुझाया, लेकिन उसे गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया था।
वो है दोस्तों कर अदायगी टैक्स पे का दोस्तों मूल कर्तव्य, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। दोस्तों 8 में से दोस्तों 7 मूल कर्तव्य कौन से थे फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक समिति की और चर्चा करना अनिवार्य है दोस्तों, जो दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो पूछी जा चुकी है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा। इसका नाम है दोस्तों वर्मा समिति। दोस्तों जो वर्मा समिति की थी तो कौन थे वर्मा दोस्तों, उनकी दोस्तों चर्चा करते हैं। आपको पता है दोस्तों भारतीय दोस्तों सरकार के द्वारा हमारे दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी दोस्तों, उसने सन 1999 में, कब दोस्तों, सन 1999 में दोस्तों हमारे भारत के दोस्तों पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों, एक व्यक्ति थे दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी कि पहले हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट में क्या रह चुके थे दोस्तों, वो न्यायाधीश रह चुके थे। बात आती है दोस्तों सन 1999 में भारत सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी कि दोस्तों पहले क्या रह चुके थे दोस्तों, सीजीआई रह चुके थे दोस्तों, जिनका नाम आता है दोस्तों JS वर्मा। याद रखना दोस्तों, जो JS वर्मा थे दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों सन 1997 में। सन 1997 में दोस्तों ये भारत के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, सीजीआई बने। इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, JS वर्मा की अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति का गठन किया गया दोस्तों सन 1999 को। तो सन 1999 में दोस्तों ये समिति गठित की गई थी दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो कि दोस्तों किस पर निर्धारित की गई थी दोस्तों, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु, यानी कि दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो दोस्तों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उनका क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच करने के लिए दोस्तों एक समिति गठित की गई थी, JS वर्मा समिति। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन हेतु 5 सदस्य, याद रखना दोस्तों, जो JS वर्मा दोस्तों जो समिति थी दोस्तों, इसमें 5 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे दोस्तों, 5 सदस्य समिति थी दोस्तों, ये याद रखना। और इस समिति ने दोस्तों क्या सुझाव दिया था कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो शिक्षा का दोस्तों जो पाठ्यक्रम है, तो शिक्षा का दोस्तों जो पाठ्यक्रम में शैक्षणिक गतिविधियों का सुझाव दिया था, शैक्षणिक गतिविधियां का सुझाव दिया था। किसने दोस्तों, इस समिति ने। दोस्तों इस समिति ने और भी कुछ अनुशंसाएं की थी, लेकिन उनकी दोस्तों फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आप लोगों को ट्रिक बता दी। अतुल रे ने गोखले पटेल से 2D4V का स्वर्ण लिया था दोस्तों CM से, और पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों JS वर्मा। सन 1997 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। सन 1999 में दोस्तों वर्मा समिति स्थापित की गई थी, याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन 15 अच्छा लगा हो, इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो दोस्तों, इन क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों ने एग्जाम में पढ़ा है दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइए, वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों। और हाँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों 2019 के में। क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि जूनियर लीगल में पूछा गया था कि वर्तमान में संपत्ति के स्वामित्व एवं उसको रखने, दोस्तों एक हमारा दोस्तों अधिकार है, जिसका नाम है दोस्तों संपत्ति के स्वामित्व एवं उस संपत्ति को रखने का दोस्तों जो अधिकार है। हमारे दोस्तों जो प्रॉपर्टी होती है उसका स्वामित्व एवं उसको रखने का दोस्तों जो अधिकार है, वर्तमान में इसे क्या अधिकार प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों विधिक अधिकार। ऑप्शन में दोस्तों विधिक अधिकार दिया गया था, जिसे दोस्तों लीगल राइट भी बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं दोस्तों, लीगल राइट। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमारा दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश, हमारे दोस्तों जो मूल कर्तव्य है ना दोस्तों, सॉरी दोस्तों मूल अधिकार, उन मूल अधिकारों में आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 19(1) यप के तहत दोस्तों एक अधिकार मिला हुआ था दोस्तों, आप जानते हो, जिसका नाम है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। कैसा था दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) यप में दोस्तों एक अधिकार दिया गया था, जिसका नाम है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों आप लोगों को पता है भारतीय संविधान में दोस्तों मूलतः दोस्तों 7 अधिकार हुआ करते थे दोस्तों। कितने थे दोस्तों, ये 7 दोस्तों स्वामित्व वाली दोस्तों, इनकी बात करेंगे दोस्तों 7 अधिकार थे। तो दोस्तों अनुच्छेद 19(1) यप में से दोस्तों संपत्ति का स्वामित्व दोस्तों जो रखने का दोस्तों जो अधिकार था, इसे हटा दिया गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा दोस्तों। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों, कि दोस्तों जो संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार अधिनियम दोस्तों 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा हटाया गया, ये किस स्थिति से प्रभावी हुआ था। इसका उत्तर होगा दोस्तों 20 जून दोस्तों सन 1979 से प्रभावी हुआ था दोस्तों। कब से प्रभावी हुआ था दोस्तों, 20 जून
सन 1979 से दोस्तों प्रभावी हुआ था दोस्तों, याद रखना। हटाया कब गया था दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा हटाया गया था। अब दोस्तों हटाया गया कहाँ से दोस्तों? अनुच्छेद 19(1) के यप की धारा से हटाया गया था। और रखा कहाँ पर दोस्तों? अब कहाँ पर रखा गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों वर्तमान में ये दोस्तों अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। कहाँ रखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है दोस्तों, जो कि दोस्तों एक संविधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है दोस्तों? संविधिक अधिकार है, यानी कि दोस्तों जिसे विधिक अधिकार भी बोला जाता है। तो वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, याद रखना। चलते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। निवारण निरोध अधिनियम, दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, जो निवारक दोस्तों जो निरोध अधिनियम होता है, इसके अंतर्गत तो दोस्तों निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों जो निरुद्धि व्यक्ति होता है, यानी कि दोस्तों जिसको गिरफ्तार किया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति को दोस्तों गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके अंतर्गत दोस्तों निरुद्धि व्यक्ति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों अधीन युक्त प्रतिबंधन है दोस्तों, यानी कि दोस्तों उसे दोस्तों भारतीय दोस्तों किस संविधान के अंतर्गत दोस्तों युक्त प्रतिबंधन किया गया है दोस्तों निवारक निरोध अधिनियम के दोस्तों द्वारा। इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21। आप जानते हो दोस्तों हमारा संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद है दोस्तों जिसका नाम है अनुच्छेद 21। तो पहले दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर ले कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 21। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था इस प्रकार से आप लोगों को दोस्तों प्राप्त है, लेकिन वैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी याद रखना। तो दोस्तों प्राण और दोस्तों देह की दोस्तों जो स्वतंत्रता है दोस्तों अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों प्राण एवं देह की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, ताकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों अगर गिरफ्तार किया जाता है तो दोस्तों अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता के आधार पर उसको दोस्तों छोड़ सकता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने दोस्तों, इसका उत्तर आरपीएससी के द्वारा क्या माना गया तो उसकी दोस्तों चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपना मूल क्षेत्राधिकार, दोस्तों आप लोगों को दोस्तों पता है ये क्वेश्चन दोस्तों इसी एग्जाम के दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यही था दोस्तों, जिसकी हमने दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर ली है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय अपना मूल अधिकार क्षेत्राधिकार, ये जिसे प्रारंभिक दोस्तों क्षेत्राधिकार कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार जिसे दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है, ओरिजिनली जुडिशरी कहा जाता है दोस्तों, किस का उपयोग करके किस अनुच्छेद में करता है, यानी कि दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में ऐसा करता है दोस्तों, कौन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 131। दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों अनुच्छेद 131 के बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी दी थी इसी एग्जाम का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, याद रखना हमने आप लोगों को बता दिया है। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने दोस्तों भारतीय संविधान का क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से। क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है ना दोस्तों, वो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत दोस्तों सलाहकारी क्षेत्राधिकार का कार्य करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार, दोस्तों याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट, याद रखना दोस्तों। हमने दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों बता दिया है, चलो दोस्तों सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना दोस्तों, एक तो बात की हमने दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की, एक बात हो रही दोस्तों सलाहकारी क्षेत्राधिकार की। तो बात करें दोस्तों सलाहकारी दोस्तों जो क्षेत्राधिकार होता है दोस्तों, किसी केवल और केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास में ही होता है, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 143। क्या नाम है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 143, यानी कि दोस्तों आर्टिकल 143। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों केवल और केवल दोस्तों, केवल शब्द पर इंटरलाइन कर लीजिए दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही दोस्तों इस सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही इस सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखना।
तो केवल किसको प्राप्त है दोस्तों सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अब क्या क्या सलाह दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट दे सकता है दोस्तों, किस व्यक्ति को सलाह देगा, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पूछा गया है तो दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है, हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों भारत का दोस्तों सबसे बड़ा पदाधिकारी अधिकारी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों, वह दोस्तों 2 श्रेणियों में दोस्तों परामर्श लेने का अधिकार रखता है। किससे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, वह सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों 2 श्रेणियों में परामर्श लेने का अधिकार रखता है। कौन? तो राष्ट्रपति लेगा दोस्तों, किससे लेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से लेगा, और 2 श्रेणियों में लेगा। इंपोर्टेंट याद रखना कौन कौन सी श्रेणियां है दोस्तों। एक है दोस्तों सार्वजनिक महत्व का विषय, तो सार्वजनिक महत्व का अगर कोई विषय है तो उस पर भी दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। दूसरा है दोस्तों किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता या प्रसंविदा आदि के मामले में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो भी दोस्तों जो हमारा राष्ट्रपति है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब बात करें दोस्तों कि अगर उस राष्ट्रपति ने दोस्तों अगर सार्वजनिक महत्व के विषय पर अगर दोस्तों विवाद उत्पन्न हो चुका है, विधिक प्रश्न उठा है, तो अगर दोस्तों सलाह मांगेगा, किससे मांगेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने पर दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वो सलाह दे भी सकता है। किसको दोस्तों? और नहीं भी दे सकता है। याद रखना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। किस विषय पर दोस्तों? सार्वजनिक महत्व का अगर कोई विषय है, राष्ट्रपति ने अगर सलाह मांगी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। याद रखना दोस्तों। और आपको क्या याद रखना है, और राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकता है दोस्तों, और दोस्तों नहीं भी मान सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है दोस्तों और नहीं भी दे सकता। और दोस्तों जो राष्ट्रपति है ना दोस्तों वो सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। यहाँ पर दोनों चीजें हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है दोस्तों। प्रेसिडेंट जो हमारा दोस्तों जो होता है वो सलाह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। तो ये तो बात हो गई दोस्तों पहली श्रेणी की। दूसरी श्रेणी क्या है दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। दूसरी जो श्रेणी थी वो है दोस्तों किसी पूर्व संविधान, पूर्व का मतलब हो गया दोस्तों संविधान बनने से पहले की दोस्तों जो संधियां थी, समझौते थे, उनके बारे में क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी पूर्व शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, जिसे हम दोस्तों परसंविदा भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? परसंविदा आदि मामलों में अगर दोस्तों कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोस्तों संविधान बनने की पहले से दोस्तों कोई भी विधि हो गई, कोई भी संधि हो गई, कोई भी समझौता हो गया, अगर आदि मामलों में दोस्तों अगर विवाद उत्पन्न होता है ना दोस्तों, तो राष्ट्रपति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। क्या इसके बारे में क्या क्या दोस्तों चीजें हैं, आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों यूपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है ना दोस्तों, इस मामले में, किस मामले में दोस्तों, कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते, या अगर दोस्तों समझौते में दोस्तों अगर विवाद उत्पन्न हुआ है ना दोस्तों, तो राष्ट्रपति ने दोस्तों अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है ना दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संधि में इसमें द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य है दोस्तों, याद रखना अनिवार्यता दोस्तों सलाह देनी होगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, अगर वो पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते के अगर दोस्तों सलाह मांगता है कौन? राष्ट्रपति, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्यता दोस्तों अपनी सलाह देनी होगी। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों अनिवार्य दोस्तों सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकता है दोस्तों और नहीं भी मान सकता है, यानी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है दोस्तों उस सलाह को मानने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, यानी कि बाध्य नहीं है दोस्तों राष्ट्रपति दोनों शर्तों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य है दोस्तों दूसरी शर्त में, तो उसे सलाह देनी ही होगी। बस तो उसको माने या न माने ये दोस्तों राष्ट्रपति का अधिकार है। तो दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ दोस्तों, आप लोगों के सामने दोस्तों भारतीय संविधान का क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों अच्छा था, चर्चा करते हैं कौन सा क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 आप लोगों के सामने। तो दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्जाम है दोस्तों, आप दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा, और हाँ दोस्तों पुराने वीडियो देखना न भूले। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि भारतीय संविधान का दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों आर्टिकल पूछा गया है। क्या दोस्तों क्या बात रखी गई है, किस आर्टिकल में ऐसा क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत।
दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या होता है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों जो घोषित दोस्तों जो विधि होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अगर कोई आदेश जारी कर दिया है ना दोस्तों, तो वह सभी न्यायालयों पर दोस्तों लागू होता है। क्या होता है दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कोई दोस्तों विधि घोषित कर दी हो, या फिर दोस्तों उसने कोई दोस्तों कानून घोषित कर दिया हो, तो वो दोस्तों सभी न्यायालयों पर लागू होता है। आप जानते हो दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होगी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन दोस्तों जितने भी न्यायालय होंगे, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, जुडिशियरी जितनी भी होगी दोस्तों, उन सभी पर दोस्तों वो नियम लागू होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, ऐसा उल्लेखित है दोस्तों अनुच्छेद 141 में, 141, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 141 में ऐसा उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों कोई अगर आदेश जारी कर दिया जाता है, कोई विधि जारी कर दी जाती है, तो वह सभी न्यायालयों पर लागू होगी। इंपोर्टेंट याद रखना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है कि निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का प्रयोग, दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हम अभी हाल ही में आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखना। तो निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का प्रयोग भारतीय उच्च न्यायालय, यानी कि दोस्तों जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं, किस क्षेत्राधिकार का प्रयोग भारतीय न्यायालय हमारे, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, उच्च न्यायालय का मतलब दोस्तों हाई कोर्ट उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र अधिकार है दोस्तों जिसका उपयोग दोस्तों जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं दोस्तों, राज्यों के हाई कोर्ट, वो उसका उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने अभी हाल में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है। क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास में दोस्तों एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है, और वो केवल और केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है, लेकिन उसका हाई कोर्ट प्रयोग नहीं कर सकता दोस्तों। कौन नहीं कर सकता दोस्तों, हाई कोर्ट उस सलाह क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, इसका प्रयोग और केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है दोस्तों, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों उन ऑप्शनों की बात करते हैं दोस्तों, जो 3 ऑप्शन दिए गए थे कि हाई कोर्ट किन किन क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। नंबर 1 है दोस्तों पुनरीक्षण करने का। पुनरीक्षण दोस्तों अपने दिन दोस्तों जितने भी न्यायालय उनका पुनरीक्षण कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का दोस्तों प्रयोग कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। मूल क्षेत्राधिकार भी दोस्तों हाई कोर्ट के कुछ मूल क्षेत्राधिकार है, उनकी भी वो बात होती है। तो दोस्तों सलाहकारी क्षेत्राधिकार केवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो दोस्तों मैंने अभी हाल में बताया था दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर से पूछा गया। हमारे दोस्तों संविधान के जनक और जननी हुआ करते थे दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर दोस्तों, जिनको दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्य थे दोस्तों के.वी. राय, इन्होंने दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर को दोस्तों संविधान का जनक और जननी यानी कि माता और पिता दोनों कहा है। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.आर. अम्बेडकर को दोस्तों दक्ष पायलट कहा था। क्या कहा था दोस्तों, दक्ष पायलट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.आर. अम्बेडकर को दक्ष पायलट कहा था। क्वेश्चन है दोस्तों अम्बेडकर के बारे में कि बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को, यानी कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा आने वाले समय में। क्वेश्चन हम दोस्तों पेपरों का सॉल्यूशन कराएंगे, तब आप लोगों को दोस्तों बहुत बार एक क्वेश्चन मिलेगा कि बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। इसे इंग्लिश में भी याद रखना दोस्तों, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ चुका है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना दोस्तों, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि संविधान की आत्मा किसने कहा था, किस अनुच्छेद को कहा था, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। किस अनुच्छेद को कहा था दोस्तों, अनुच्छेद 32। जबकि दोस्तों हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे ना दोस्तों, उन्होंने दोस्तों संविधान की आत्मा डीपीएसपी को माना है। जबकि दोस्तों जो बी.आर. अम्बेडकर है ना दोस्तों, इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। जबकि दोस्तों जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे ना दोस्तों, उन्होंने जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हुआ करते थे, उनको संविधान की आत्मा और हृदय माना है। जबकि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 32 में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, जो कि दोस्तों एक मूल अधिकार से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों मूल अधिकार से संबंधित था, अनुच्छेद 22 वाला भी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में आप जानते हैं दोस्तों, संविधान के भाग 3 में क्या है दोस्तों, मूल अधिकार है। दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत बार बताया कि हमारे संविधान के भाग 3 में क्या है दोस्तों, मूल अधिकार है। जो कि दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसकी तरफ चलते हैं। संविधान के भाग 3 में किस अनुच्छेदों में
भाग 3 का समावेशित किया गया है। यानी कि दोस्तों जो भाग 3 है ना, वो किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, किस अनुच्छेद पर खत्म होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 12 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 35 तक। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दोस्तों हमारे संविधान में दोस्तों मूल अधिकारों का उल्लेख है, जो कि दोस्तों भाग 3 में, किसमें दोस्तों, भाग 3 में। और दोस्तों हमने दोस्तों मूल अधिकार कहाँ से लिए थे, दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों मूल अधिकार हमने दोस्तों अमेरिका से लिए थे, जबकि दोस्तों मूल कर्तव्य रूस से लिए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हम पहले भी आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इन क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके थे दोस्तों। आप हमारे पुराने वीडियो देखे दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो रहने वाला है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों, हमारा दोस्तों संविधान में दोस्तों जो न्यायिक पुनरावलोकन की दोस्तों अवधारणा है वो किस देश से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो संविधान था दोस्तों, उसमें दोस्तों जो न्यायिक पुनरावलोकन की दोस्तों अवधारणा थी दोस्तों, ये किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन है, कि जिसे न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है दोस्तों, इसकी सर्वप्रथम दोस्तों चर्चा हुई थी दोस्तों अमेरिका के संविधान में। सन 1908 का हमने दोस्तों एक अधिनियम बताया था, संशोधन बताया था, उसमें ये सब चीजें हुई थी दोस्तों। हमारे संविधान में कहीं पर भी दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन शब्द परिभाषित नहीं है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये सब चीजें हम बात कर चुके थे दोस्तों। संविधान का मूल ढांचा है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, याद रखना है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुराना क्वेश्चन जरूर देखना न भूले दोस्तों, आप हमारे पुराने वीडियो देखे, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में हमने बहुत ही शानदार चर्चा कर ली है, क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों हमारे दोस्तों प्रस्तावना से, किससे दोस्तों, प्रस्तावना से। तो दोस्तों पता है आप लोगों को कि भारतीय संविधान की दोस्तों एक प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द उल्लेखित है जिसका नाम है दोस्तों राज्यों का संघ। क्या नाम है दोस्तों, भारतीय संविधान की दोस्तों प्रस्तावना में राज्यों का शब्द दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक शब्द उल्लेखित है जिसका नाम है दोस्तों राज्यों का संघ। तो राज्यों का दोस्तों जो संघ दोस्तों एक शब्द है दोस्तों, ये किस संविधान से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है दोस्तों, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं दोस्तों या उद्देशिका बोलते हैं, इसमें राज्यों का दोस्तों जो संघ है यह शब्द किस संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों कनाडा नामक देश। क्योंकि दोस्तों जानते हो आप दोस्तों जो संघीय दोस्तों जो व्यवस्था है ना दोस्तों, ये हमने कहाँ से ग्रहण की है दोस्तों, ये कनाडा से ग्रहण की है। कहाँ से ग्रहण की है दोस्तों, कनाडा नामक देश से ग्रहण की थी। और मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि कनाडा नामक देश से दोस्तों हमने और भी क्या ग्रहण किया था दोस्तों, वो किया था दोस्तों हमारी दोस्तों जो समान नागरिक दोस्तों जो संहिता थी दोस्तों, वो हमने वहीं से ग्रहण की थी। चलिए दोस्तों आप लोगों को बात करें दोस्तों प्रस्तावना की, तो दोस्तों आप लोगों से दोस्तों प्रस्तावना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी दोस्तों, अमेरिका से। जबकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो प्रस्तावना है दोस्तों, प्रस्तावना की दोस्तों जो भाषा से लिए दोस्तों, हमने कहाँ से लिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिए। कहाँ से लिए प्रस्तावना, हमने अमेरिका से लिए। और हम भारत के लोग भी दोस्तों शब्द कहाँ से लिए थे, अमेरिका से लिए थे। प्रस्तावना की भाषा से ली दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। लेकिन इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, प्रस्तावना के प्रारंभिक और दोस्तों जो अंतिम शब्द थे ना दोस्तों, ये हमने आयरलैंड से लिए थे। कहाँ से लिए थे दोस्तों, आयरलैंड से। तो प्रस्तावना के प्रारंभिक और दोस्तों जो अंतिम शब्द थे दोस्तों, ये हमने कहाँ से लिए थे दोस्तों, आयरलैंड से ग्रहण किए थे दोस्तों। इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी दोस्तों, प्रेरणा की बात हो रही है दोस्तों, शब्द नहीं लिए थे दोस्तों, शब्द तो हमारे भारत के थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों प्रेरणा कहाँ से मिली थी, आयरलैंड से। जबकि आप लोगों को बताया दोस्तों हम भारत के लोग दोस्तों जो ये शब्द है ना दोस्तों, ये हमने दोस्तों कहाँ से ग्रहण किए थे दोस्तों, अमेरिका के संविधान से ही दोस्तों ग्रहण किए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका दोस्तों यूएसए हो जाएगा। जबकि आप लोगों को पता है हमारी दोस्तों जो प्रस्तावना है ना दोस्तों, उसमें दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। न्याय की बात हो रही है, यानी कि दोस्तों जस्टिस की बात हो रही है। कौन कौन सा न्याय है दोस्तों, क्रम भी देख लीजिएगा दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्रम देख लीजिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। सामाजिक, आर्थिक और दोस्तों राजनीतिक न्याय की बात हो रही है दोस्तों, जो कि हमने दोस्तों रूस की क्रांति से ग्रहण किए थे। कहाँ से ग्रहण किए थे दोस्तों, रूस की क्रांति थे दोस्तों। अब रूस की क्रांति कब हुई थी आप जानते हैं दोस्तों, जो सन 1917 की दोस्तों जो रूस की क्रांति हुई थी दोस्तों, इससे दोस्तों ये ग्रहण किए गए थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए आप लोग बताए दोस्तों
प्रस्तावना में कुछ और भी शब्द मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और दोस्तों जो बंधुत्व यानी कि दोस्तों फ्रीडम, इक्वलिटी और दोस्तों जो भाईचारा है दोस्तों, जो बंधुता जो शब्द है दोस्तों, हमने फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए थे। कहाँ से ग्रहण किए थे दोस्तों? फ्रांस की क्रांति से दोस्तों ग्रहण किए थे। और आप जानते हैं दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1789 की दोस्तों जो फ्रांस की क्रांति थी, वहां से हमने इन शब्दों को ग्रहण किया है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 कंप्लीट होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था डीपीएसपी के बारे में, और इसकी दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, जो आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन वैसे के वैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने दोस्तों, जूनियर लीगल ऑफिसर का दोस्तों जो कि 2019 का पेपर था। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, और हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा। एक क्वेश्चन दोस्तों सेम टू में ऐसे कैसे दोस्तों रिपीट होते रहेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन डीपीएसपी में समाये थे। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था दोस्तों कि कौन डीपीएसपी में समाये थे। दोस्तों आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से दोस्तों 3 ऑप्शन सत्य थे दोस्तों, 3 कथन दोस्तों सही थे दोस्तों। चौथे की दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन सा कथन सही नहीं था, उसकी भी दोस्तों चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में दिए गए थे। दोस्तों डीपीएसपी का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, दोस्तों हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो दोस्तों पहला है कि ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आमान में आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो डीपीएसपी है ना दोस्तों, इनका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से लगाकर, कहां से दोस्तों? मूल अधिकारों के बाद में अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम पंचायतों का दोस्तों जो गठन है दोस्तों अनुच्छेद 40 में, कहां है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। जबकि आप जानते हो दोस्तों भारत के नागरिकों हेतु एक समान नागरिक संहिता, आप जानते हो दोस्तों भारत के नागरिकों हेतु एक समान नागरिक दोस्तों जो संहिता है दोस्तों, जिसे दोस्तों हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है, या इसे दोस्तों कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सिविल कोड है दोस्तों, समान नागरिक संहिता, ये भी दोस्तों डीपीएसपी का हिस्सा मानी जाती है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 44 में, कहां पर है दोस्तों? अनुच्छेद 44 में स्थित है दोस्तों। जबकि आपको बताया था दोस्तों, हमने दोस्तों पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो हमने दोस्तों जो समान नागरिक दोस्तों जो संहिता है दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों जो 44 है दोस्तों, हमने ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है दोस्तों? कनाडा के संविधान से ग्रहण की इसकी प्रेरणा। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, जो यूनिफॉर्म दोस्तों जो सिविल कोड है, या जिसे दोस्तों कॉमन सिविल कोड भी कहा जाता है दोस्तों, ये दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों एकमात्र राज्य है दोस्तों, जहां पर दोस्तों यहाँ पर लागू हो चुका है दोस्तों। हमारा भारत का दोस्तों वर्तमान में एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों, जहां पर दोस्तों समान नागरिक संहिता कानून लागू है दोस्तों। अगर आपने कभी ये पढ़ा है ना तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा, नहीं पढ़ा दोस्तों तो अंडरलाइन कीजिएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों गोवा। गोवा नामक दोस्तों जो राज्य है हमारा दोस्तों, वहां पर दोस्तों समान नागरिक संहिता दोस्तों कानून लागू है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा कथन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है था दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें दोस्तों कि कार्यपालिका से दोस्तों न्यायपालिका का पृथक्करण, आप जानते हैं दोस्तों जिसे दोस्तों हम इसे इंग्लिश में काना भी बोलते हैं। का अर्थ होता है दोस्तों कार्यपालिका, और ना का अर्थ होता है दोस्तों न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दोस्तों कहां पर है दोस्तों? अनुच्छेद 50 में, जो कि दोस्तों डीपीएसपी का हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों कार्यपालिका का न्यायपालिका से दोस्तों जो पृथक्करण है दोस्तों, इसे शक्तियों का प्रतिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शक्तियों का प्रतिकरण भी कहते हैं दोस्तों। हमारे अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 50 में दोस्तों, इसे शक्तियों का पृथक्करण भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारे 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, एग्जाम में दिए गए थे। अब उन दोस्तों कुछ फैक्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं दोस्तों बार बार डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी दोस्तों, डीपीएसपी का अर्थ दोस्तों डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व होते हैं, इनको डीपीएसपी कहते हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान का दोस्तों जो भाग नंबर 4 है दोस्तों, भाग 4 में दोस्तों अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक दोस्तों इनका उल्लेख है। कुल दोस्तों 27 डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। कितने हैं दोस्तों? कुल 27 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हमने कहाँ से ग्रहण किए थे, यानी कि दोस्तों जो हमारे डीपीएसपी थे, इसके कुछ जो तत्व है दोस्तों हमने आयरलैंड से ग्रहण किए थे। कहाँ से ग्रहण किए थे दोस्तों? आयरलैंड से।
लेकिन दोस्तों एक बार आरपीसी द्वारा एक क्वेश्चन भी पूछा चुका है दोस्तों, जब आयरलैंड ऑप्शन में न हो ना दोस्तों, तो क्यों आपको कौन सा आंसर टिक करना है, इसका याद रखना दोस्तों कि जब आयरलैंड ने दोस्तों कुछ तत्वों का मतलब होगा दोस्तों कनाडा से भी ग्रहण किए थे हमने दोस्तों, हमने पहली बात की दोस्तों कि दोस्तों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों, ये डीपीएसपी का उल्लेख है जो हमने कनाडा से ग्रहण किया था। पंचायतों का दोस्तों जो गठन है हमारी संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया था, वहां से ग्रहण किया है हमने। तो कुछ तत्व ही दोस्तों हमने आयरलैंड से ग्रहण किए थे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, जब आयरलैंड में दोस्तों ऑप्शन में न दिया गया हो ना, तो दोस्तों आप स्पेन नामक देश को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आयरलैंड ने दोस्तों जो डीपीएसपी को स्वीकार किया था वो स्पेन नामक देश से लिए थे। कहां से लिए थे दोस्तों? आयरलैंड नामक देश ने दोस्तों स्पेन नामक देश से ग्रहण किए थे। कहां से ग्रहण किए थे दोस्तों? स्पेन नामक देश से ग्रहण किए थे। जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों में किन किन अनुच्छेदों में दोस्तों शिक्षा का उल्लेख मिलता है। याद रखना दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों कि शिक्षा का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में मिलता है, जो कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देश तत्वों का भाग माने जाते हैं। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 246 में दोस्तों शिक्षा शब्द का उल्लेख किया गया है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और दोस्तों अनुच्छेद 246 है दोस्तों, इसमें दोस्तों शिक्षा शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि हमारे दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना दोस्तों, इनमें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके दोस्तों 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अक्सर दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों जो विद्यार्थी या दोस्तों जो शिक्षक होते हैं ना, वो 3 ही अनुच्छेद बताते हैं, लेकिन दोस्तों आप रखना दोस्तों 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में। किसमें जोड़े गए थे दोस्तों? डीपीएसपी में। तो 4 अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए थे उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। अक्सर यहाँ पर दोस्तों जो बच्चे हैं दोस्तों, टीचर है दोस्तों, शिक्षक है, वो आपको दोस्तों 3 ही अनुच्छेद बताते हैं, लेकिन दोस्तों हम 4 अनुच्छेद की चर्चा करते हैं दोस्तों जो जोड़े गए थे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संख्या भी पूछी जा सकती है दोस्तों कि कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे दोस्तों? 4। पहला आता है दोस्तों अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क में क्या जाए तो क्या जोड़ा गया था दोस्तों, जो हमारे मूल संविधान में नहीं था दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। तो दोस्तों समान न्याय यानी कि दोस्तों इक्वली जस्टिस एवं निःशुल्क यानी कि दोस्तों फ्री दोस्तों जो न्याय है दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता किसके द्वारा जोड़ी गई थी? अनुच्छेद 39A के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 39A जोड़ा गया और अनुच्छेद 39F भी जोड़ा गया था दोस्तों। एफ यानी कि दोस्तों एफ यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 39 दोस्तों जो एफ जोड़ा गया था उसमें क्या जोड़ा गया था दोस्तों? याद रखना दोस्तों, बच्चों और दोस्तों जो अल्प वयस्क व्यक्ति होते हैं, यानी कि दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं और दोस्तों जो अल्प वयस्क व्यक्ति होते हैं, यानी कि दोस्तों जो वो व्यक्ति दोस्तों जो अभी जवान नहीं हुआ है, तो अल्प वयस्कों के शोषण से सुरक्षा। तो बच्चों व अल्प वयस्क दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं उनकी शोषण से दोस्तों सुरक्षा की जानी चाहिए दोस्तों, ऐसा अनुच्छेद 39 में उल्लेखित किया गया था। तो ये भी जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद दोस्तों 43 ये भी जोड़ा गया था दोस्तों। अनुच्छेद 43 क्यों जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था दोस्तों? अनुच्छेद 43 में दोस्तों ये भी आप लोगों को याद रखनी दोस्तों, वो जोड़ा गया था दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में, यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो इंडस्ट्री होती है दोस्तों उनके मैनेजमेंट के लिए जो मजदूर होते हैं दोस्तों, जो श्रमिक होते हैं दोस्तों, जो लेबर होती है, तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की दोस्तों भागीदारी सुनिश्चित करना। तो उद्योगों के प्रबंधन में दोस्तों मजदूरों की दोस्तों जो भागीदारी को सुनिश्चित करना अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, जिसमें जोड़ा गया दोस्तों अनुच्छेद 48A भी दोस्तों 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। कौन सा दोस्तों? 48A। दोस्तों 48A में क्या जोड़ा गया था दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों हमारा दोस्तों जो एनवायरमेंट है इसका कंजर्वेशन करना तथा संवर्धन करना, ठीक है दोस्तों, संवर्धन करना व वन्य जीवों की सुरक्षा करना। तो दोस्तों 48A में क्या क्या जोड़ा गया था? पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की दोस्तों जो सुरक्षा है दोस्तों, ये भी अनुच्छेद 48 में ही जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 48A जोड़ा गया दोस्तों, 48A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया और 39F भी जोड़ा गया था। तो ये दोस्तों हमारे 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे डीपीएसपी के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा। चलते दोस्तों कि ऐसे और भी कौन कौन से दोस्तों संविधान संशोधन किए गए थे दोस्तों डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे कौन कौन से दोस्तों संविधान संशोधन किए गए? 42वां, 44वां, 86वां और दोस्तों 97वां। दोस्तों ये 4 संशोधन अभी तक प्रमुख दोस्तों करे गए हैं। कुछ और भी संशोधन है उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन 42वां, 44वां, 86वां और 97वां संविधान संशोधन आपको याद रखने चाहिए दोस्तों, जो डीपीएसपी में दोस्तों किए गए थे।
बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी है ना दोस्तों, इसमें क्या जोड़ा गया था। दोस्तों बात करें तो दोस्तों डीपीएसपी में 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया। दोस्तों क्या जोड़ा दोस्तों, अनुच्छेद 38(2) जोड़ा था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, क्या जोड़ा, अनुच्छेद 38(2) जोड़ा था। यानी कि दोस्तों ये भी मूल संविधान में नहीं था, 38(2) भी। तो दोस्तों अनुच्छेद 38(2) जोड़ा जो दोस्तों, इस अनुच्छेद 38(2) में ऐसा क्या जोड़ा दोस्तों, उसकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। राज्य द्वारा, हमारा दोस्तों जो राज्य है वो राज्य द्वारा आय तथा परिस्थिति, कैसी दोस्तों, आय, परिस्थिति तथा सुविधाओं व अवसरों की असमानता को कम करेगा। यानी कि दोस्तों जो राज्य है ना दोस्तों, राज्य द्वारा आय यानी कि दोस्तों इनकम और परिस्थिति, यानी कि दोस्तों जो हमारा स्टेटस होता है, स्थिति और सुविधाओं व अवसरों की दोस्तों जो असमानता है ना दोस्तों, उसको कम करेगा। क्या करेगा दोस्तों, कम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा दोस्तों। जो असमानता है ना दोस्तों, उनको कम करने की बात करेगा। कौन करेगा दोस्तों, राज्य करेगा। कहाँ उल्लेखित किया गया दोस्तों, ऐसा अनुच्छेद 38(2) में उल्लेखित किया गया दोस्तों 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा। दोस्तों डीपीएसपी में दोस्तों एक और संशोधन किया गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा। क्या संशोधन किया गया दोस्तों इसके द्वारा, वो देखते हैं दोस्तों। इसमें बदलाव किया गया था, जोड़ा नहीं गया था दोस्तों, बदलाव किया गया था अनुच्छेद 45 में। दोस्तों हमारे दोस्तों जो संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 45 था ना दोस्तों, इसमें बदलाव किया गया है दोस्तों, जोड़ा नहीं गया। इंपोर्टेंट याद ना, जोड़ा कौन सा गया, 38(2) जोड़ा गया था, 39(a) जोड़ा गया था, 39(f) जोड़ा गया, और दोस्तों 43(a) और 48(a) भी जोड़ा गया था। लेकिन बदलाव किसमें किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया 0 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों तक दोस्तों। यानी कि जन्म से 6 वर्ष के दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना, उनको शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा जोड़ा गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा। तो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 45 में भी क्या शब्द उल्लेखित है दोस्तों, शिक्षा शब्द उल्लेखित है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों एक और संशोधन किया गया था दोस्तों डीपीएसपी में, वो किया गया दोस्तों 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 के द्वारा। तो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है दोस्तों, अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया, जबकि 43 किसके द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि 43(b) किसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 के द्वारा। दोस्तों इस 43(b) में क्या है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सहकारी समितियां। क्या है दोस्तों, सहकारी समितियां हैं दोस्तों 43(b) में। तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 43(b) में दोस्तों सहकारी समितियां उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन अगला आप लोगों के सामने है, जो कि 27वां नंबर का प्रश्न है, और ये आज का हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बारे में दोस्तों अगला पार्ट नंबर 2 और 3 की दोस्तों और 4 दोस्तों हम बाद में लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। इसके बाद में 2 पार्ट और आने वाले हैं दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर के। ठीक है दोस्तों, जिनमें करीबन दोस्तों हम 50 क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों सोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन पुनः दोस्तों डीपीएसपी से पूछा गया है, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पुनः डीपीएसपी से आया है कि राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है ना दोस्तों, इनका उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पर 3 उद्देश्य दिए गए थे, जो कि दोस्तों एग्जाम में सही थे। चौथा उद्देश्य गलत था, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से दोस्तों उद्देश्य हैं दोस्तों डीपीएसपी के, 3 उद्देश्यों की बात करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में दिए गए थे। लेकिन दोस्तों संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों डीपीएसपी के बारे में। ठीक है दोस्तों डीपीएसपी का दोस्तों जो उद्देश्य है ना, वो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों डीपीएसपी का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, दूसरा दोस्तों जो उद्देश्य है वो है दोस्तों निम्न स्तर पर प्रजातंत्र की सुनिश्चित करना। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो लोकतंत्र है ना दोस्तों, नीचे से नीचे लेवल तक, यानी कि दोस्तों जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं ना दोस्तों, इनके पंचायतों का गठन किस में दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में। यानी कि पंचायती स्तर पर भी दोस्तों प्रजातंत्र सुनिश्चित करना, यानी कि निम्न स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना अनुच्छेद 40 में ऐसा कहा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा दोस्तों जो उद्देश्य बताया गया है दोस्तों, वो बताया गया है दोस्तों कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। तो दोस्तों कर्मकार जो होते हैं दोस्तों, जो मजदूर होते हैं, उनको निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39 में दोस्तों ऐसा कहा गया है। हाँ दोस्तों अनुच्छेद 39 में। तो दोस्तों ये 3 उद्देश्य दोस्तों एग्जाम में बताए गए थे। कुछ और भी बात करते हैं दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, याद रखना। अब आप जानते हो दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी है ना दोस्तों, राज्य के दोस्तों जो नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है दोस्तों,
इनका दोस्तों जो इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों और भी है दोस्तों। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों डीपीएसपी के द्वारा दोस्तों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है दोस्तों डीपीएसपी का उद्देश्य है दोस्तों। यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र नहीं आएगा दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की बात हो रही है दोस्तों। केवल 2 शब्द याद रखना दोस्तों। जो डीपीएसपी होते हैं ना दोस्तों, इनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सामुदायिक प्रकृति का। जो हमारे दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है वो सामुदायिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, सामुदायिक प्रकृति के होते हैं। वही आप लोगों को पता है दोस्तों जो डीपीएसपी ना दोस्तों, इनको हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी कि अगर हमारे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों उल्लंघन होता है ना, तो हम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लेकर। याद रखना दोस्तों, कहाँ नहीं जा सकते दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये सिर्फ ओनली क्या है, हमारे कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में नहीं जाया जा सकता डीपीएसपी को। ठीक है दोस्तों, डीपीएसपी को लेकर हम दोस्तों न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है। कौन दोस्तों, डीपीएसपी। वहीं दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कि अगर ये वाद योग्य क्यों नहीं है, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों जो 37 है ना, ये 3 बातों का उल्लेख करता है। कौन, हमारे संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों जो 37 है ना दोस्तों, ये 3 बातों का उल्लेख करता है। कौन सी बातें हैं दोस्तों, उन 3 चीजों की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 37 में जो कि दोस्तों डीपीएसपी का हिस्सा माना जाता है, तो डीपीएसपी को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी है ना दोस्तों, उनको हम न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। ऐसा कहाँ उल्लेखित है दोस्तों, अनुच्छेद 37 में ऐसा उल्लेखित किया गया है। वहीं बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 37 में दूसरी शब्द क्या स्थापित किया गया है कि यह देश की शासन व्यवस्था में, हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी होते हैं ना दोस्तों, यह देश की शासन व्यवस्था में, किसमें दोस्तों, देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, मूलभूत। अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों ये शब्द दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि डीपीएसपी को दोस्तों न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी होते हैं ना दोस्तों, ये हमारा दोस्तों जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, उसका दोस्तों मूलभूत तत्व होते हैं। मूलभूत तत्व है दोस्तों शासन व्यवस्था के। कौन दोस्तों, डीपीएसपी। और तीसरी बात कही गई है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, तीसरी बात कौन सी दोस्तों, कि शासन व्यवस्था के मूलभूत होते हैं, न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता दोस्तों डीपीएसपी को। और तीसरी बात आती है दोस्तों कि विधि बनाते समय, यानी कि दोस्तों अगर कोई भी कानून बनाया जाता है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा, तो दोस्तों राज्य के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है ना दोस्तों, तो राज्य दोस्तों इनको दोस्तों कर्तव्य है दोस्तों कि इनको ध्यान में रखेगा। तो विधि बनाते समय दोस्तों जो राज्य होता है ना दोस्तों, विधि बनाते समय दोस्तों राज्य का कर्तव्य क्या है दोस्तों, ये डीपीएसपी क्या है दोस्तों, ये राज्य के कर्तव्य हैं। ये भी याद रखना दोस्तों, डीपीएसपी क्या है दोस्तों, ये राज्य के कर्तव्य हैं दोस्तों। जो विधि बनाते समय दोस्तों जो राज्य है दोस्तों वो इनको ध्यान में रखेगा। किनको दोस्तों, डीपीएसपी को। तो विधि बनाते समय दोस्तों जो राज्य है वो राज्य का कर्तव्य है कि वो इनको ध्यान में रखे। किसको दोस्तों, डीपीएसपी को। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 37 में दोस्तों हमें तीन बातें देखने को मिलती है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 37 में। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 227 कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आप लोगों के सामने जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों हिंदी बारे की चैनल के साथ में दोस्तों, और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। हमने हिस्ट्री की क्लास अपलोड कर दी है दोस्तों, और दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की वीडियो आप लोगों के सामने दोस्तों प्रस्तुत है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। करीबन दोस्तों हम 70 पेपर का दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे। आज का हमारा दोस्तों पेपर नंबर 4 है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अन्य वीडियो आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों आप इन बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए, याद रखना दोस्तों। अगर आपने दोस्तों समाजशास्त्र की वीडियो जाकर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।